वेलकम बैक गाइस। आज हम जिस सीरीज को शुरू करने वाले हैं इसका एमसी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड। ये दुनिया कुछ अजीब से नियमों पे चलती है और अपना एमसी उन नियमों को देख सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, उसे सारी दुनिया के नियम पता होते हैं, तो वो ए रैंक एस रैंक मॉन्स्टर्स के बारे में भी सब कुछ समझ जाता है। और जब तक वो इन नियमों को भंग नहीं करेगा तो ये मॉन्स्टर्स उसे कुछ नहीं करेंगे। उल्टा एमसी इन नियमों का फायदा उठा के उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ अपना एमसी जिस जगह पर एक बार चला गया वो अपनी मेमोरीज के हिसाब से उस जगह पर जब चाहे तब टेलीपोर्ट भी कर सकता है। भले ही उसकी पावर बस सी रैंक की है, पर एमसी इस पावर को ऐसे कंट्रोल करता है कि लेजेंडरी मास्टर्स भी ये देख के थर थर कांपने लगते हैं। तुमने कुछ ऐसी कहानियां तो देखी होंगी जिनमें डंजन्स खुल जाते हैं, बहुत सारे लोग फिर अवेकन होने लगते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ डंजन्स की जगह पर डोमेन्स हैं और इन डोमेन्स के बनने का भी अलग ही तरीका है। अचानक एक सफेद धुंध कहीं से आती है और पूरे के पूरे शहर को ही घेर लेती है और ऐसे ही वो शहर एक डोमेन बन चुका है। उसके अंदर के मिलियंस ऑफ पीपल उस डोमेन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। हर डोमेन के अंदर अपने ही नियम होते हैं। जो बंदा इन नियमों को फॉलो नहीं करता उससे ये डोमेन पनिश करती है और नियमों को फॉलो करते हुए इस डोमेन को क्लियर करने वालों को बहुत ही अच्छे इनाम मिलते हैं। ठीक है, चलो अब ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है और चलो अब पूरी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और अब कहानी को एंजॉय करो। 2022 में एक अजीब सी सफेद धुंध एक पूरे शहर को घेर लेती है और उसे अपनी डोमेन बना लेती है। इस डोमेन के अंदर मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं और एक बंजर जमीन छोड़ जाते हैं जिसे अब लोग कहते हैं नो लाइफ जोन। पर वहाँ सरवाइव कर पाने वाले लोगों के लिए ये मिस्ट एक बहुत ही शक्तिशाली एबिलिटीज को अनलॉक कर देती है, जिससे इंसान अब साइकिक्स बन सकते हैं और जानवर टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स में बदल सकते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें 200 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें बर्फ से कवर्ड पहाड़ों के अंदर एक वीरान गाँव को दिखाते हैं जो व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर आता है। इसी गांव में एक लड़की हाँफते हुए कहती है, ब्रदर अभी समय ही कितना हुआ है, तुम अभी से ही थक गए क्या? तो सामने एक काले बालों वाला लड़का कहता है, अभी लगभग 1 घंटा होने वाला है, मेरे तो पैर भी जवाब दे गए हैं। और हमें दिखाते हैं ये लड़की अपने एमसी के कंधे पे चढ़ के एक दीवार के ऊपर की तरफ देख रही है। वो अपने एमसी से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होगी, पर अच्छे भाई बनो और थोड़ी देर और टिके रहो। पर अपना एमसी कांपती आवाज में कहता है, सिस्टर मेरी कमर अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। तो उसकी सिस्टर इस पे गुस्सा करते हुए कहती है, तू कचरे लड़के कभी भी ना नहीं करते, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि अपनी लोअर बॉडी की और भी ज्यादा एक्सरसाइज किया कर। तो अब तो बात अपने भाई के ईगो पे आ जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, आखिरी बार, बस एक आखिरी बार अच्छे से देख ले। तो उसकी सिस्टर भी अपने बाइनोकुलर्स लेके दीवार के आर पार चारों तरफ देखने लगती है। तभी वो कहती है, मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं। और वहाँ सच में कुछ लोग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वो मॉन्स्टर एक जोरदार दहाड़ लगाता है जिससे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है, जिससे सभी लोग दूर हट जाते हैं। पर ये सारे इंसान काफी ज्यादा स्किल्ड थे। वो सब एक के बाद एक उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उसकी सिस्टर कहती है, क्या तुम इस पे भरोसा कर सकते हो, यहाँ एक सेफ शिफ्टर है। पर अपने एमसी की तो हालत टाइट हो चुकी थी। वो कहता है, अरे हम यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ लूट कलेक्ट करने के लिए आए हैं, कितनी देर में ये खत्म होगा? तो उसकी सिस्टर कहती है, लगे रख, थोड़ा थोड़ा टिक जा। इस तरफ इनका टीम कैप्टन अपनी तलवार से एक जोरदार हमला करता है और एक ही हमले में मॉन्स्टर धराशायी होकर वहीं पर ही मारा जाता है। सभी लोग अब उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी ये लड़की कहती है, क्या पावर है, बस एक दिन अगर मैं भी नहीं की जैसी साइकिक बन पाती तो। तभी उसके नीचे का सिंहासन डोलने लग जाता है और उसकी भी चीखें निकलने लगती है। अपना एमसी कहता है, अरे नहीं अब मैं नहीं रुक सकता। और दोनों के दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की तो एमसी के ऊपर ही गिरी थी, पर अपना एमसी को इसकी वजह से और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, बेचारा। तभी वो लड़की खुशी से अधमरे एमसी की तरफ उठती है और एकदम हंसते हंसते कहती है कि उन साइकिक्स ने आज एक बड़े मॉन्स्टर को मारा है, आज ब्रदर हम मीट खाने वाले हैं। फिर अपना सीन चेंज होता है 2 घंटे के बाद इसी व्हाइट मिस्ट के अंदर, मतलब कि अपना एमसी और उसकी बहन इसी डोमेन के अंदर ही रहते हैं, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और ये एक्चुअल सिविलाइजेशन से 117 किलोमीटर दूर है। हमारे दोनों हीरो हीरोइन इसी व्हाइट मिस्ट के ईस्ट रीजन में रहते हैं। यहीं पर एक घर के अंदर एक बंदा सूप बना रहा है और हमें दिखाते हैं ये हमारी कहानी का एमसी ही है, जो बड़ी ही खुशी से यहाँ सूप बना रहा है। फिर वो आराम से ये सूप एक बाउल के अंदर भरता है और अब यहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हैं। पर यहाँ इन दोनों के साथ साथ एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी भी इन्हें ज्वाइन करता है और अपना एमसी सबसे पहले इस बूढ़े आदमी को ही खाना परोस के देता है और वो इसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने का कहता है। तो वो बुढ़ा कहता है, हे अभी मैं इतना भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मुझे खाना खाने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़े। तो अब ये लोग सब खाना खा ही रहे थे, तभी लड़की अपने एमसी की तरफ देखती है जहाँ पर अपना एमसी बस वो हड्डी पे लगे हुए कुछ मीट को चाट रहा था। तो ये लड़की तुरंत गुस्से के मारे फट पड़ती है और वो चिल्लाती है, अभी हमारे पास इतना सारा मीट है कि हम कई दिनों तक खा सकते हैं, तो उसके बावजूद यहाँ हड्डियों को ही क्यों चबाता जा रहा है, ये ले ये मीट खा। तो एमसी कहता है, सिस्टर मैं तो थोड़ी सी बचत करने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तो सिस्टर चिल्लाती है, नहीं नहीं कर सकता, अभी इतना सारा है तो इतना तो खा कम से कम। तो अब एमसी के पास कोई चारा नहीं बचता है तो मीट खाने ही लग जाता है और उसके बाद उसकी आंखों में कुछ तो अजीब सा ही होने लग जाता है, उसका सर चकराने लग जाता है और एमसी मनी मन सोचता है, डैम ये फिर से शुरू हो गया मेरी ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। फिर हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले एक इनविजिबल बैरियर ने हमारे एमसी को, जिसका नाम है ये शुइकुई, उसे अपने अंदर ही ट्रैप कर लिया। ये इनविजिबल बैरियर व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन के बिल्कुल सेंटर में है। ये इनविजिबल बैरियर 17 किलोमीटर तक की रेडियस में फैला हुआ है और मैं अभी तक इसी एरिया में सर्वाइव करता आ रहा हूँ। वो अपने बचपन को याद करता है कैसे वो लालटेन लेके आसपास घूम रहा था और अचानक ही वो यहाँ का प्रिजनर बन गया। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने कई तरीके आजमाए, एक बम का धमाका, नीचे से माइनिंग भी की, यहाँ तक पूरा आसमान चीर
के आगे निकलने की कोशिश की, पर मेरी सारी मेहनत बेकार गई और मैं अभी तक यहाँ पर ही ट्रैप हूँ। और ऊपर से मेरी ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस वाली बीमारी, ये पहले तो बहुत ही रेयरली कभी आती थी, पर अब तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से कभी भी आ जाती है। लगता है मैं जल्द ही इसी बीमारी की वजह से मारा जाऊंगा। तभी उसका टेम्परेरी ब्लाइंडनेस का अटैक खत्म होता है और वो वापस से रियलिटी में आ जाता है। फिर वो अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है और वो मनी मन ठान लेता है कि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब रात हो चुकी है। ये लड़की बड़ी चैन से सो रही थी, पर इसके दरवाजे पे एक काला शैडो लाल लाल आंखों के साथ इसे ही घूर रहा था। एक आहट सुन के इस लड़की की भी आंखें खुलती हैं, पर जब वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एमसी इसी के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो इसके मुंह के करीब आते हुए कहता है, सिस्टर क्या आप सो रही हो? जो सुन के उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाती है, बिल्कुल भी नहीं। तो अपना एमसी एकदम सीरियस आवाज में कहता है, सिस्टर प्लीज अब ग्रैंडपा मुंह को लेकर यहाँ से चली जाओ, अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ ऐसी जिंदगी जियो। तो लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि भले इसमें कितनी ज्यादा कोशिश करनी पड़े, भले कितनी ज्यादा मेहनत लगे, मैं इस इनविजिबल बॉल को तोड़ने का कोई ना कोई जरिया ढूंढूंगी और तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊंगी, और ये एक प्रॉमिस है। और इतना कहते ही वो अपनी करवट बदल लेती है और अपना एमसी पीछे मुड़ के देखने लगता है। वो अपने पास्ट को याद कर रहा था, जहाँ 7 साल पहले यहाँ इस टाउन में भी सफेद मिस्ट ने अचानक इस टाउन को घेर लिया। सभी लोग दौड़ भाग करते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। एक लाल बाल वाली लड़की इसी भीड़ के चक्कर में फंस गई, पर सभी लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में फंसे हुए थे, कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। पर इसी अंधेरे में अपने एमसी का हाथ आगे आता है और वो कहता है, जल्दी करो मेरा हाथ पकड़ो। वो लड़की रोते रोते एमसी की तरफ देखती है, फिर अपना हाथ भी एमसी के हाथों की तरफ आगे बढ़ाने लगती है। अपना एमसी कहता है, चलो यहाँ से साथ में बाहर निकलते हैं, पर अपना एमसी इनविजिबल वॉल के चक्कर में फंसा हुआ था। तो लड़की भी कहती है, जब तक हम इस वॉल को तोड़कर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख लेते, तब तक मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और एमसी कहता है, यही वो वादा था जो इस लड़की ने मुझसे किया था। तभी इनके ग्रैंडपा के रूम से खांसने की आवाज आती है। तो अपना एमसी इस लड़की से कहता है कि मैं तो इसे आराम से झेल सकता हूँ, पर ग्रैंडपा मुंह की बॉडी वो इसे लंबे समय तक नहीं झेल पाएगी। बस एक ह्यूमन कॉलोनी को ढूंढ कर ही हमें ग्रैंडपा मुंह को क्योर करने का कोई इलाज मिल सकता है, और ये बात हम दोनों को ही अपने अपने दिलों में पता है। जो सुन के भी उसकी सिस्टर कुछ नहीं कहती। तो अपना एमसी कहता है, आपको भी यहाँ पर ट्रैप नहीं होना चाहिए था सिस्टर, ये फॉरबिडन जोन सिर्फ मुझे ही यहाँ पर ट्रैप करके रखना चाहता है। तो लड़की तुरंत अपना चदरा फेंक के पूरी जी जान से एमसी को गले लगा लेती है और वो चिल्लाती है, नहीं मैं तुमको यहाँ रह के प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ तुमको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और इस लड़की ने इतनी जोर से एमसी को गले लगाया था कि उससे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। फिर एमसी सिस्टर की चेस्ट में थोड़ी सी जगह बनाते हुए कहता है, अब मैं ऑलरेडी अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ, अब यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको यहाँ से बाहर जाके अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। और ये तो और भी ज्यादा बेहतर होगा ना कि अगर स्विंगर एक पावरफुल साइकिक बन जाएगी तो मुझे और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो ये लड़की एमसी को छोड़कर पीछे हटती है और बस अपना सर हिला देती है। तो एमसी पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है, ठीक है अब जबकि तुमने वादा कर दिया है तो मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लेता हूँ ताकि तुम जल्दी से यहाँ से निकल सको। और एमसी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो लड़की एमसी की कॉलर पकड़ती है और वो कहती है, अभी मत जाओ, मुझे थोड़ी देर और तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रहने दो। तो अब इसके बाद क्या हुआ हमें समझ में नहीं आता, बस हमें कमरे से एमसी की आवाज आ रही थी, सिस्टर सिस्टर थोड़ी आराम से, मुझे सांस नहीं आ रही है, कोई बचाओ। और सामने से लड़की कहती है, मेरे ब्रदर की बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है। तो अब ऐसी सुबह हो जाती है और एमसी अपने सिस्टर और ग्रैंडपा को एक गाड़ी में बैठा के आगे भेज देता है। और अब बस वो उदासी से सबको बाय बाय ही करता रहता है। अंदर से ग्रैंडपा पूछता है, स्विंगर क्या हम कुछ डिलीवर करने जा रहे हैं, हम इतना सब कुछ क्यों कैरी करके रखे हैं? तो सिस्टर हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं यहाँ बस कुछ अंदर थोड़े बहुत टूल्स हैं। पर ग्रैंडपा अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस की बदौलत सब कुछ समझ जाता है और वो चिल्लाता है, हे स्विंगर क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो एकदम से गुस्से के मारे गाड़ी को ठोकते हुए चिल्लाता है, नहीं रुको रुको, कार रोको, हम ऐसे ही उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पर इसके रिस्पॉन्स में स्विंगर और भी तेजी से एक्सेलरेटर दबा के आगे बढ़ने लगती है। और अब ऐसे ही उसके दोनों साथी यहाँ से चले जाते हैं और एमसी यहाँ अकेला ही रह जाता है। हमें बताया जाता है कि ये व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक मौत की जगह है जो 200 साल पहले पता नहीं कहां से आया, पर ये इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हर साल एक न एक शहर को निगल जाता है। इसके बढ़ने का कोई पैटर्न नहीं है, इसे रोकने का कोई मेथड नहीं है और इसका ओरिजिन तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। कुछ स्टडीज के द्वारा पता चला है कि इस व्हाइट मिस्ट के अंदर इंसान कुछ नियमों द्वारा बांध लिए जाते हैं। बदकिस्मती से बिल्कुल एक्यूरेटली उन नियमों का पता लगाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। पिछले 200 साल से कड़ी मेहनत करते हुए हमारे एंसेस्टर्स ने एक रूल बुक को बनाया है जिसके अंदर इन डोमेन्स के नियमों के बारे में लिखा गया है, मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा गया है, उनकी हैबिट्स के बारे में लिखा गया है। पर ये रूल बुक भी फ्लॉड है, मतलब कंप्लीट नहीं है। पर ये इन्फॉर्मेशन पिछले 200 साल से हमारे एंसेस्टर्स की पूरी मेहनत का फल है। इसके बावजूद जो बंदा भी इन व्हाइट मिस्ट जोन के अंदर एंटर करने की हिम्मत करता है उसे सारी उम्मीदों को साइड रख के हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहना होता है। और अब अपना एमसीबी इसके लिए तैयार है। वो भी पूरे जोश के साथ कहता है, 7 साल से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, अब या तो मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई जरिया ढूंढूंगा ही या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगा। पर इस बार वो अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है और वो व्हाइट मिस्ट जोन के अंदर अब और भी अंदर जाने लगता है। और थोड़ी देर अंदर चलते चलते वो अलग ही जगह पे पहुंच जाता है जहाँ सामने से कुछ अजीब सा ही रास्ता दिख रहा था। सामने बहुत जोर की लाइट चमकती है और एकदम से उसका पूरा शरीर अंदर की तरफ ही खींचा चला जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि सामने एक अलग ही डोमेन है जो चारों तरफ से सब कुछ अपनी ही ओर खींच रही है। फिर हमें आगे उसी डायमेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा एमसी खींचा चला गया है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर
सुंदर है। ये नजारा देख के तो हमारा एमसीयू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो हैरानी से कहता है तो रियलिटी में इस व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर एक अलग ही इकोसिस्टम है। ये तो डेफिनेटली एक अमेजिंग डिस्कवरी है। फिर अपना एमसी आगे बढ़ते हुए एक बहती हुई नदी के पास आता है। वहीं पर बैठ के उस पानी को उठाते हुए कहता है ये व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो मेरे लिए एक पैराडाइज बन चुका है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस वंडरफुल प्लेस के बारे में स्विंगर और ग्रैंडपा मू को जरूर बताऊंगा। फिर वो बिना किसी चिंता के आराम से बेफिक्र होते हुए पानी पीने लग जाता है और वो कहता है कि चलो आज यहीं पर ही खाना खाते हैं। फिर वो तुरंत अपनी कढ़ाई चूल्हा लगा के खाना पकाने लग जाता है और वो खुशी से कहता है कि सिस्टर युंगर मेरे लिए और भी ज्यादा खाना ले आई थी तो अब मैं यहाँ पर गर्मा गर्म खाना बना सकता हूँ। फिर क्या था उसकी पार्टी शुरू हो जाती है और वो मजे से खाना पानी एंजॉय करने लग जाता है। पर तभी एकदम से उसे एक जोर का झटका लगता है। उसका सर चकराने लग जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा वर्टेक्स फॉर्म होने लगता है। उसके हाथ से उसकी सूप की चम्मच भी गिरने लग जाती है और वो मनी में सोचता है शिट ये फिर से शुरू हो गया। इस टेम्परेरी ब्लाइंडनेस के दौरान वो शांति से खड़ा रहता है और वो मनी में सोच रहा था कि ये बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। तभी एकदम से वो अपनी आंखों को ओपन करता है और वो कहता है वेट इस बार कुछ तो अलग है। मेरी आंखों में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं अंधा नहीं हुआ इस बार।